दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों और यूपी की मिल्कीपुर में मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव में उतरे दिग्गज नेताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद है, जिसका फैसला 8 फरवरी को होगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में 33 से 38 सीटें आम आदमी पार्टी को और 31 से 36 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां बीजेपी की 52% जबकि समाजवादी पार्टी की 48% जीत का अनुमान है। कांटे के मुकाबले में बाजी कौन मारेगा ये तो 8 फरवरी को तय हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुकाबले को जो आंकड़े आ रहे हैं वो मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। वहीं दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक दिन भर किन मुद्दों को लेकर सियासी सरगर्मी रही और महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी के क्या क्या सियासी मायने निकाले गए, ये सभी खबरें अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे, जहां वोटिंग तो ठीक ठाक हुई लेकिन चर्चा में रही मुस्लिम बाहुल्य सीटें, क्योंकि दिल्ली में जितनी भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां आज जमकर मतदान हुआ। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तो कई जगहों से बवाल की तस्वीरें मिली। सीलमपुर में तो बुर्के में फर्जी मतदान का आरोप लगाकर विरोध भी जताया गया, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। और सीलमपुर में शांतिपूर्ण मतदान तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी, जिसके बाद वहां पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। वोटर्स लाइन में लगे थे लेकिन उनकी जगह कोई और वोट डाल चुका था, जिसकी गवाही खुद वहां के स्थानीय वोटर दे रहे हैं। पूनम, क्या हुआ था बताएं। मर्जी वोट डल रही है यहाँ पर। सीलमपुर में कई मतदाताओं का आरोप है कि वो लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी जगह कोई और मतदान कर चुका था। तो कुछ महिलाओं ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बता रहे कि कुछ महिलाएं आई हैं बुर्के में फर्जी वोट डाल रही हैं। अभी आई हूँ, अभी मुझे नहीं पता इस बारे में, आप मुझे पूछ लीजिए। अभी आई हूँ मैं, तो मेरे आगे वाले तो मैं भी अभी ही आई हूँ। हाँ, बता रहे हैं कि कुछ महिलाएं फर्जी वोट डाल रही हैं, बीजेपी का कहना है। नहीं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया और वापस शांतिपूर्ण तरीके से वोट डलवाए गए। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। मुस्लिम मतदाता खुलकर वोट करने पहुंचे। कई सीटों पर तो उम्मीद से ज्यादा मतदान हुआ। ऐसे में पहली बार चुनाव लड़ रही ओवैसी की पार्टी किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाने जा रही है, क्योंकि मुस्तफाबाद और ओखला जहां ओवैसी के उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही सीटों पर पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था। अब ऐसे में जो समीकरण बैठ रहा है वो खुद मुस्लिम मोहल्ले के मुस्लिम मतदाता इशारों ही इशारों में बता रहे, क्योंकि चाहे सीलमपुर हो या शाहीन बाग, शहादरा हो या सीमापुरी, मुस्लिम मोहल्ले के मतदाताओं ने खुलकर वोट किए। जितनी उम्मीद थी वोट प्रतिशत उससे कहीं ज्यादा रहा और इन्हीं सीटों के वोटर्स ने दिल्ली के सियासी भविष्य के सस्पेंस को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यही क्या नाम हो, यहाँ दंगे ना हो। पिछली बार हमारे देवर का मर्डर हो गया, किसी ने देखा नहीं। अमानत ने भी कुछ नहीं करा, किसी ने आज तक देखा नहीं। हमने भी इसी आधार पर डाला। रोड वोड कुछ सही नहीं है। हमारा भी 4.5 साल में अब पड़ा है हमारा रोड। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ कि ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली दंगे के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य सीटों से जो समीकरण बन रहे हैं उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अभी से चिंता सताने लगी है, क्योंकि इस बार चुनाव में कांग्रेस के 5 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। इस बार AIMIM के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे। कैंडिडेट से क्लियर है कि इन तमाम मुस्लिम सीटों पर अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और राहुल गांधी के बीच सीधी फाइट है। केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं के साथ मैदान में हैं, तो ओवैसी इस चुनाव को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ चुके हैं और कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को समेटने की कोशिश में रही। लेकिन वोटिंग के वक्त जो तस्वीर सामने आई उससे अब तक साफ नहीं हुआ। हवा की सोर बह रही है। सबके लिए अच्छा ही सुविधा हो और क्या अच्छा ही चाहिए हम सबको, सब महिलाओं को, कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। बच्चे स्कूल में सब में बढ़िया होना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, गलियां। जो यहाँ का वोटर है ना, वो भ्रमित वोटर है। वो फैसला ले ही नहीं पा रहा कि भाई मुझे किस पार्टी को सही से वोट देना चाहिए। तो क्या जो तस्वीर आज दिखी वो 8 फरवरी को सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम साबित होगी, या फिर जो भीड़ आज पोलिंग बूथ पर दिखी उसके पीछे खेल कुछ और है?
दिल्ली में मतदान के बीच जंगपुरा से भी हंगामे की तस्वीरें मिली। यहां दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे और इस दौरान बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां मौजूद भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। क्योंकि मनीष सिसोदिया बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, पुलिस कर्मियों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस दौरान खूब नारेबाजी होने लगी और फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है प्रशासन ने। दरअसल यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। मनीष सिसोदिया ने वहाँ मतदान के समय रखी उम्मीदवारों की टेबल को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि इन टेबलों पर भगवा रंग का कपड़ा लगा था। एक उम्मीदवार राकेश सागर की टेबल पर भी भगवा कपड़ा रखा था, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए और आग बबूला हो गए। मनीष सिसोदिया की इस वीडियो को परवेश वर्मा ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, ये मनीष सिसोदिया की गुंडागर्दी देख लो। इनके सारे नेता और मंत्री सड़क पर तुच्छी हरकतें करने पर उतर आए हैं। ये हार का डर है। वोटिंग के दौरान अब इस हंगामे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ इस हंगामे को और उग्र होने से पहले ही मौके पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने काबू पा लिया, जिसके बाद माहौल शांतिपूर्ण हो गया। सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने चिराग दिल्ली में वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगा दिया और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से भी उलझ गए। सौरभ भारद्वाज का आरोप था कि जहां भी आम आदमी पार्टी का गढ़ है, वहां पर खुलेआम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? और फिर दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान और सौरभ भारद्वाज के बीच जमकर बहस हुई। आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए और वहां मौजूद पुलिसकर्मी से सवाल दागे गए। आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे की बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। सौरभ भारद्वाज का आरोप था कि वोटरों को बूथ तक जाने से रोका गया। इसके लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया और जब सवाल पूछे गए तो सीनियर ऑफिसर चुपके से निकल गए। जैम लगा दिया ना आपने, देखा गाड़ियों का जैम लगवा दिया। ना मेट्रो से जा सकता आदमी, ना बाहर से आ सकता कोई आदमी, ना बाहर जा सकता आदमी, तो आपने इसको छावनी बना रखा है पूरा का पूरा। उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सब जगह एज अ मैटर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको रिजॉल्व। सिर्फ चिराग दिल्ली या जंगपुरा सीट ही नहीं, कई विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने वोटिंग के दौरान सवाल उठाए और हंगामा किया, जिससे दिल्ली का चुनाव तनाव में बदल गया। दिल्ली के साथ साथ अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर भी सबकी नजर रही। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। मिल्कीपुर दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है और इसीलिए खुद अखिलेश यादव इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। जबकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बूथ एजेंट हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते रहे। कई जगहों पर मतदान में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में एक तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाया कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के ID कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा या कोई गलत कार्य करेगा तो लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं पर भी मतदान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और बिल्कुल। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जायजा लेते दिखे। एक बूथ पर तो उन्होंने एक बीजेपी एजेंट को सरेआम धमकी भी दे डाली, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात 5 सेकंड में ठीक हो जाएगा। तो जहां वोट डालना है वो डालता है, तो जहां वोट डालना है डाल लेना। किसी को रोक नहीं, बता दे रहा हूं। मतदान चालू हुआ है, मेरे पास सैकड़ों पोलिंग बूथ से मैसेज आया, फोन आया कि हर जगह जो है बूथ कैप्चर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के लिए मिल्कीपुर सीट की लड़ाई अहम हो गई। महाकुंभ का 23वां दिन और संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था वाली डुबकी।
प्रधानमंत्री मोदी आज महाकुंभ पहुंचे, संगम में स्नान किया, मां गंगा की गोद में खड़े होकर आराधना की, विधि विधान से पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना भी की। हालांकि पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, आस्था की डुबकी को सियासी डुबकी बताया, लेकिन उस पर आगे बात करेंगे। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में रुद्राक्ष की माला और तट पर चलते मंत्रोच्चारण। प्रधानमंत्री मोदी जब संगम में उतरे, मां गंगा की गोद में डुबकी लगाई, फिर किसी साधक के जैसे साधना में लीन हो गए। रुद्राक्ष की माला हाथ में थी, जिसे जप कर तप के पूरा होने की कामना की, जगत कल्याण की कामना, भारत के खुशहाली की कामना। पहले सूर्य देव को जल अर्पित किया, फिर गहरी ध्यान मुद्रा में लीन नजर आए। संगम में पावन डुबकी के बाद पीएम बाहर आए, घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की, तब भी उनके चेहरे पर भक्ति भाव झलक रहा था। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में भक्ति भाव से गंगा में डुबकी लगाई थी, तब अर्ध कुंभ का पावन मौका था और इस बार 144 साल का शुभ संयोग और महाकुंभ। प्रधानमंत्री तब भी कुंभ की तैयारियों से लेकर आयोजन तक पल पल नजर बनाए थे और इस बार भी पावन डुबकी और पूजा ध्यान के साथ प्रधानमंत्री मोदी योगी के साथ बोट में बैठे, महाकुंभ के मनोरम दृश्यों को निहारा और वो अरैल घाट से महाकुंभ तक नाव से ही पहुंचे थे। यूं ही नहीं कहा जाता कि सियासत संकेतों का खेल है। मोदी की महाकुंभ में डुबकी ने भी एक साथ कई संकेत दिए, कई तरह की सियासत साधी। महाकुंभ में मोदी जब संगम तट पहुंचे और पावन डुबकी लगाई, तब उन्होंने भगवा कुर्ता पहन रखा था और गले में नीला पटका डाल रखा था। सबसे पहले इसका धार्मिक महत्व समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भगवा रंग था वो त्याग, बलिदान, ज्ञान और शुद्धता के साथ साथ सेवा का भी प्रतीक है, जबकि भगवे से सियासी संदेश दिल्ली को है कि दिल्ली और मिल्कीपुर में भगवा लहराना है, यानी एक तरह से कार्यकर्ताओं और वोटर को विजय का संदेश दिया गया। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के गले में पहने नीले पटके की। धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो मां सरस्वती को प्रिय होता है नीला रंग, आसमान का होता है जो समानता, पवित्रता और परंपरा का प्रतीक है, जबकि नीले पटके का सियासी संदेश भी बेहद गहरा है। नीला रंग अंबेडकर को रिप्रेजेंट करता है। वोटिंग के लिहाज से ये मिल्कीपुर दिल्ली के दलितों को भी एक संदेश था। यानी प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में सनातन संदेश दिया, धार्मिक अनुष्ठान किया तो अपने वस्त्रों से सियासी संदेश भी दिया। ध्यान रहे पीएम मोदी की ये तस्वीर दिन में उस वक्त सामने आई जब दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह वोटिंग चल रही थी। तब प्रधानमंत्री नीला पटका और भगवा कुर्ते में नजर आए। नीला पटका से प्रधानमंत्री ने दिल्ली के 17% दलितों को संदेश दिया तो मिल्कीपुर के 1,20,000 दलितों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के नीले रंग की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि B.R. अम्बेडकर ने अपनी पहली पार्टी का झंडा इसी नीले रंग का रखा था, क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान गरीब, अमीर, दलित, स्वर्ण सब यानी कि समानता का प्रतीक है। अब अगर प्रधानमंत्री के भगवा कुर्ते की बात करें तो ये रंग सनातन का प्रतीक है। त्याग, बलिदान, ज्ञान और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता भगवा रंग सनातन की धर्म ध्वजा का रंग है। यानी पीएम का भगवा कुर्ता सनातनियों को एक संदेश था। संदेश दिल्ली में भगवा फहराने का, संदेश अयोध्या में फिर भगवा लहराने का, क्योंकि मिल्कीपुर उसी अयोध्या में है जहां आज वोटिंग हो रही थी। धंधे के लिए लोग धर्म को भी बेचने से बाज नहीं आते। मामला मध्य प्रदेश के झाबुआ का है, जहां दुकान तो मीट, मटन और बिरयानी की थी, लेकिन नाम रखा गया भगवान के नाम पर। फिर क्या था, हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी तो बवाल हो गया। जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां दुकान का नाम है मां कालका बिरयानी सेंटर, यानी इन्हें बेचनी बिरयानी है, नॉनवेज परोसना है, लेकिन बेशर भी देखिए दुकान का नाम मां कालका के नाम पर रखा। झाबुआ के कल्याणपुर इलाके में ऐसे कई लोग अपना धंधा चला रहे थे जिनकी दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर था, लेकिन हिंदू संगठनों ने ऐसे सभी दुकानदारों के न सिर्फ बोर्ड उखाड़ कर फेंके बल्कि उन्हें समझाया भी कि देवी देवताओं का अपमान किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी मछली मटन बेचने वालों की दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर क्यों? क्या ये जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं? क्या ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं? झारखंड के रामगढ़ में सरस्वती पूजा के दौरान हंगामा हो गया। मूर्ति विसर्जन के लिए निकले जुलूस पर विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई छात्राएं जख्मी हो गई और इस हंगामे का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सरस्वती माता की मूर्ति को विसर्जन के लिए लोग लेकर जा रहे होते हैं। भक्ति में डूबे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं।
इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं, जो बीच बीच में जयकारा लगाते हुए जुलूस के साथ साथ चल रही थी। माता सरस्वती का रथ आगे आगे बढ़ता रहता है और लोग उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग रास्ते में इस जुलूस को रोककर बहस शुरू कर देते हैं और माता सरस्वती के इस जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं। विशेष समुदाय के लोग इस जुलूस यात्रा के बीच पहुंचकर हंगामा शुरू कर देते हैं। दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो जाती है और देखते ही देखते हंगामा बढ़ जाता है और विशेष समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें भगदड़ मच जाती है। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस पत्थरबाजी में कई महिलाएं घायल होती हैं, जिसमें एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फरमान नाम का यूट्यूबर पिछले कई दिनों से हिंदू आस्था पर चोट कर रहा था। हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, जिसे अब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और गालीबाज यूट्यूबर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। सनातन आस्था पर टिप्पणी करने वाले फरमान को योगी की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब कानून के तहत उसका इलाज किया जा रहा है। सिर्फ एक नहीं, फरमान लगातार हिंदू आस्था के खिलाफ वीडियो बना रहा था और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो शेर हम ही थे और हम ही हैं, क्योंकि हम शुरू से मांस खा रहे थे और खा रहे हैं, वो खाते रहेंगे, वो शेर भी हम ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। कट्टर फरमान सोशल मीडिया पर न सिर्फ हिंदू आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा था, बल्कि भड़काऊ वीडियो बनाकर सनातनी बेटियों को टारगेट कर रहा था, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। इसके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में भद्दे कमेंट किए गए, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, देवी देवताओं को गाली दी गई। यानी जिस एजेंडे के तहत फरमान हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, पूछताछ में उसके पीछे किसका हाथ है, वो तस्वीर भी साफ होने वाली है। गुजरात में योगी के यूपी स्टाइल में बुलडोजर गरज रहा है। जद में है सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद, मजारें और घर। एक हफ्ते से भी अधिक समय से लगातार ये बुलडोजर अपना काम कर रहा है। अवैध मस्जिद पर दहाड़ता बुलडोजर, पीले पंजे के प्रहार से एक एक ईंट मिट्टी में मिल रही है। बुलडोजर की धमक पूरे गुजरात में सुनाई दे रही है। बेट द्वारका में ये बुलडोजर एक्शन एक कब्रिस्तान के पास चल रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कहीं अवैध मस्जिद बना दी गई थी तो कहीं मजार तो कहीं घर। बुलडोजर की जद में आई हर इमारत की नींव सरकारी जमीन पर डाली गई, यानी जानबूझकर कब्जे की कोशिश। लेकिन एक्शन शुरू हुआ तो भूकंप के दौर वाली तबाही का मंजर नजर आया। कुछ दिन पहले ही 335 अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया था और इस बार 12 अवैध इमारत को पीले पंजे ने मिट्टी में मिलाया। इस बार जिन इमारतों पर बुलडोजर चला वो गायों का चरागाह था, लेकिन कब्जा कर इमारतें खड़ी कर दी गई थी। करीब 6,500 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 1,75,00,000 के आसपास है। सरकार ने बुलडोजर वार के ड्रोन विजुअल भी जारी किए हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले अवैध इमारतों को नेस्तनाबूद कर उन्हें मिट्टी में मिलाया गया था। इस बार भी कुछ वैसा ही मंजर बेट द्वारका में नजर आया। मुख्यमंत्री योगी कई बार कह चुके हैं कि अगर बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन योगी का ये संदेश कुछ मंचलों तक शायद पहुंचा नहीं है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मंचला भरे बाजार में एक बेटी को छेड़ने की गलती कर बैठा। अब मनचले को भगवान ही बचाए, क्योंकि यूपी पुलिस से कब इस मनचले की मुठभेड़ हो जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि सीएम योगी साफ साफ कह चुके हैं, इस चौराहे पर छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो सकती है। आपने योगी का पुराना बयान सुना होगा, अब जरा ये ताजा तस्वीर देखिए। शहर के किसी गली की तस्वीर है। सड़क पर ठीक ठाक लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनचले की हिम्मत देखिए। राह चलती बेटी का रास्ता रोक लिया, उसे परेशान किया और फिर जब बेटी ने गुहार लगाई तो पब्लिक मदद को आगे आई। मनचला तब भी नहीं डरा। मजबूरन राह में फंसी बेटी वहाँ से भाग खड़ी हुई, लेकिन मनचला अपनी मस्त चाल में चलता रहा, जैसे पुलिस का कोई खौफ ही ना हो। घटना मुजफ्फरनगर के मंडी कोतवाली इलाके की है। छेड़छाड़ के वक्त किसी शख्स ने घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया था,
जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आलम तो ये हो गया है कि लुटेरे और आतंकवादी अब छात्र आंदोलन की आड़ में अपने सहयोगियों को छुड़ाने के लिए थानों पर धावा बोल रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डाकुओं को छुड़ाने के लिए कथित जमात समर्थक बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरी इलाके में मौजूद एक थाने पर धावा बोल देते हैं। थाने के मुख्य गेट पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं और अंदर घुसने का भी प्रयास करते हैं। थाने पर पत्थरबाजी की जाती है और कुछ लोग फायरिंग भी करते दिखाई देते हैं। आरोप है कि थाने के सामने भीड़ की शक्ल में इकट्ठा ये लोग उन चोरों को छुड़ाने के लिए उत्पात मचाते हैं, जिन्हें बांग्लादेश पुलिस ने कुछ दिन पहले डाका डालते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक जिन 3 लोगों को ढाका पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्हीं के सहयोगी छात्र आंदोलन की आड़ में इस तरह का हंगामा करते हैं। हालांकि पुलिस इस हंगामे पर काबू नहीं पा पाती और उनके आगे सरेंडर करते हुए तीनों डाकुओं को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। 3 तलाक से सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित नहीं है। बिहार के पूर्णिया में आफ्ताब नाम का शख्स भी तलाक पीड़ित है, लेकिन जब पति तलाक से बचने के लिए घर से भागने लगा तो गृह कलेश सड़क तक आ पहुंचा और फिर पत्नी के साथ ससुराल वाले पुलिस थाने के पास और एसएसबी कैंपस के सामने युवक की पिटाई करने लगे। पति पर तलाक देने का दबाव बनाया गया और मारपीट भी की गई। बताया गया कि शख्स का नाम आफ्ताब है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बेगम महिला थाने में तलाक की अर्जी लगा चुकी है, लेकिन आफ्ताब अपनी पति को तलाक नहीं देना चाहता। ऐसे में उसके ससुराल वाले भी आधम के और सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, तभी मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गया और फिर मारपीट कर रही महिलाओं से शख्स को बचाया और हंगामा शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक दोनों की एक बेटी भी है, इसी वजह से उसका पति तलाक नहीं देना चाहता है, लेकिन ससुराल पक्ष जबरन तलाक देने का दबाव बना रहा है। हालांकि तलाक देने के पीछे की वजह क्या है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। ओडिशा के मलकानगिरी में एक अधिकारी के घर पर विजिलेंस टीम की छापेमारी में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ और अधिकारी के घर से बड़ी संख्या में कैश जब्त किया गया। 500 के नोटों की ये गड्डियां वाटरशेड विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शांतनु महापात्रा के घर से जब्त हुआ है। ओडिशा विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओडिशा में शांतनु महापात्रा के 7 ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, जिसमें मलकानगिरी के अलावा कटक और भुवनेश्वर भी शामिल हैं। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ कैश जब्त हुआ है। फिलहाल विजिलेंस टीम की छापेमारी अभी जारी है। शांतनु महापात्रा के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर जांच और तलाशी अभियान चल रहा है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। ये कार्रवाई करीब 10 दिन तक चली थी, जिसमें 350 करोड़ रुपए की भारी रकम बरामद हुई थी। इस छापेमारी को भारत के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई माना गया था।